वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे यारत बहराम अस कलम रहीला खान सेकेंड लास्ट एपिसोड 70 पार्ट 2। महत वो आज से 15 साल पहले वाले ही इसके चाचा जो लगा था। वही राबू लाल, वही दो टोक अंदाज, वही जेर कर देने वाली निगाहें, वही संजीदगी। वक्त के साथ साथ इसकी शख्सियत में मजीद निखार आ गया था। बेसाख्ता इसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। मुझसे हुआ करते हैं और महत को यकीन आ गया था। खुशी की लहर वजूद में सराग कर गई थी। वो जी भर के अपने चाचू को देख रहा था जो भरपूर संजीदगी से हाथ की मुट्ठी बनाए लबों पर जमाए पूरे अहम हंग से महत के ऑफिस वर्कर्स की सुन रहा था, जबकि वो सब इससे थोड़ा झिझकते कुछ पॉइंट्स बता रहे थे। महत ने मुस्कुराकर अपने चाचू के लबों पर जमी मुट्ठी को देखा था। कुछ देर पहले वो इसी अंदाज में, इसी स्टाइल में बैठा था, गोया इसकी कुछ आदतें तबरेज़ दिलावर खान जैसी थीं। महत वक्त का एहसास करते मीटिंग रूम की जानिब बढ़ा था। इसके आते ही सब अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे, जबकि तबरेज़ की निगाहें महत पर जमी सी गई थी। महत को देखकर तबरेज़ का दिल धड़का था। वो इसे अपना सा लगा था, गोया इस बार रोब खूबसूरत लड़का से बहुत गहरा ताल्लुक था, जैसे वो इससे बहुत करीबी था। महत ताबिश मलिक के मिलने के बाद इसकी जानिब बढ़ा। महत अपने चाचू की मोहब्बत से देख चुका था, पर धचका तो तब लगा जब इसने उलझी निगाहों से इसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। महत ने हैरत से इसके हाथ को देखा। क्या इसका चाचू इसे नहीं पहचान पाया था? क्या वो नहीं जानता था कि वो इसका भतीजा है? तभी महत के ज़हन में इसका नाम क्लिक हुआ था। मलिक एहतशाम के पल में हजारों सवालों ने गर्दिश करना शुरू की थी। मुकाबिल खड़ा शख्सियत से आसना होते हुए भी नाचना थी। महत ने गहरी सांसें भरकर निगाहों के चेहरे पर मुकुस की, जो हमस इसे देखता गोया कुछ याद करने की कोशिश में था। तभी महत इसके बढ़ते हाथ को इग्नोर करता लपक कर इससे बलग गिर हुआ था कि मीटिंग रूम में मौजूद तमाम नफूसों ने हैरत से महत को देखा था, जबकि तबरेज़ भी महत के यूं लगने पर पल भर में शॉक हुआ था। पर यह हैरानगी कुछ लम्हों की थी कि खून की तड़प और खून की पहचान पर वो भी इसके गिर्द बाहों का अज़हार बांधे सख्ती से खुद में भेज गया। क्या हुआ नौजवान, खैरियत? तबरेज़ खान ने गंभीर आवाज में मध्यम लहजे में पूछा। महत मुस्कुराकर इनसे दूर हुआ। दरअसल आप में मुझे अपने चाचू की झलक दिखती है, तो मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। महत ने इसके चेहरे को देखते मुस्कुराकर बताया कि इसके ऑफिस वर्कर्स ने हैरत से अपने बॉस को मुस्कुराते देखा था, जो हर वक्त संजीदगी सख्त गिर बना रहता था। इसके ऑफिस आते ही तमाम वर्कर्स की दौड़ें लगी हुई थी और आज वो खुलकर मुस्कुराता देख रहे थे। महत की बात पर तबरेज़ ने इसके कंधे पर थपकी दी। तुम मुझे अपने चाचू समझ सकती हो? अनजाने में इसके मुंह से निकले ये अल्फाज थे कि जबकि महत के लबों से मुस्कुराहट जुदा होने से इनकारी थी। क्या समझना क्या है, क्योंकि आप ही तो मेरे चाचू हैं। दिल में मुखातिब हुआ। बैठे आप सब। महत ने सबको निश्चित संभालने की जानवी मुतवज्जा की और खुद सरबराही कुर्सी पर बरम जमा हुआ। तभी इसने अपने मैनेजर को मीटिंग शुरू करने का इशारा किया। मैनेजर ने दीवार गिर स्क्रीन पर स्लाइड शो करते ब्रेकिंग देना शुरू कर दी। कुछ देर के बाद तबरेज़ की भारी आवाज गूंजी, हमें ये डील मंजूर है। इसने महत से कहा। जी हाँ महत, अरसलान खान हमें हमेशा की तरह इस बार भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ताबिश मलिक ने भी मुस्कुराकर कहा कि महत ने सर हिलाया और फाइल पर सिग्नेचर करते इनके सामने बढ़ाई। बारी बारी सबके साइन होने के बाद इन्होंने एक दूसरे से हैंडशेक की, साथ ही नए प्रोजेक्ट के लिए महत को बेस्ट विशेष से नवाजा। हमें आपका नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसर्न्स पसंद आया जवान, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। अब की बात तबरेज़ ने इसे गले लगाते कहा। थोड़ी देर बाद ताबिश मलिक और मलिक एहतशाम जाने के लिए अपनी जगह से उठे थे, तभी ताबिश मलिक के करीब आया। ताबिश मलिक, मुझे आपसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, क्या मुझे वक्त दे सकते हैं? महत ने इससे पूछा, जबकि इसके समझते ने सर हिलाया। आप कहाँ ठहरे हैं? महत ने कुछ सोचकर पूछा, जबकि ताबिश मलिक ने होटल का बताया। मेरा मैनेजर आपको खान हाउस में छोड़ आएगा, आप वहीं रहेंगे। कुछ देर बाद मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ। महत और ताबिश बहुत अच्छे से एक दूसरे को
जानते थे और अक्सर ताबिश मलिक को महद ने खान हाउस इनवाइट किया था, इसलिए इस बार वो महद की बात मान गया था कि दोनों बिजनेसमैन होने के साथ साथ अच्छी दोस्ती में भी मुकीद थे। अरसलान खान, अफान मनान खान और महद से वो बहुत अच्छे से वाकिफ थे और ये वाकफियत चंद अर्सा पहले ही हुई थी। मेरे साथ मेरी बेटी भी है, ताबिश ने कहा। नो प्रॉब्लम, आप वहाँ आराम से रह सकते हैं। महद ने इसकी परेशानी दूर की कि वो मुस्कुरा दिया और मीटिंग रूम से बाहर चले गए। दोपहर के वक्त वो दुबे कदमों से इसके कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दुबे पर्दे विंडो पर पड़ रहे थे, बाहर की रोशनी को कमरे में दाखिल होने से रोके हुए थे। जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी बहुत मामूली सा उजाला भी खेल रही थी। कमरे का फोकस इस माहौल मुकाबिल की धड़कनों को मुंतशिर कर गया था। इसकी नजरें बेड की जानिब घुमाई। सामने ही वो कंबल में लिपटी आराम फरमा रही थी। वो इसके वजूद को गहरी नसों से तकता इस्ताक से इसकी जानिब आया था। रुमाना का चेहरा आधा कंबल से ढका हुआ था और वो आधी तिरछी बेतरतीब सी पड़ी थी। इसके दूधिया पाँव कंबल से बाहर निकल रहे थे, जबकि ट्राउजर ऊपर होने की वजह से दूधिया पंडलियां नजर आते मुकाबिल के जज्बात भड़का गई थी। वो इसको डराने के वास्ते आया था कि इसके होश व रुबा को देखकर फिर दंग रह गया था। इसकी धड़कनों ने उद्यम सा मचाया था। इसको छोड़ने के लिए दिल उकसाया था। तभी वो बड़े हक से इसके इंतहाई करीब परम जमा हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर इससे आहिस्ता से कंबल चेहरे से हटाया था। नजरें इसके नकूश में उलझी सी थीं। बालों की कुछ लीटों ने चेहरे पर कब्जा सा किया हुआ था। इसने बहुत इत्मीनान से उंगलियों के पोदों से बाल चेहरे से हटाया और अब इसका चेहरा वासिद हो रहा था। सोते हुए कितनी मासूम लगती है, काश हकीकत में भी इतनी मासूम हो। वो अंगूठे से इसके गाल से लाती सरगोशी की और झुके इसके गाल पर लब रखे। इसके गुलजार रुखसार का लफ्ज इसे मजीद गुस्ताखी पर उकसा गया था कि वो इसके इंतहाई करीब लेटा और आहिस्ता से कमर खींच कर खुद भी इसके अंदर हो लिया। इसने रुमाना को खींच कर अपने इंतहाई करीब किया। मलकियत का एहसास जोर शोर से जाग उठा था कि वो इसकी कमर में पर हाथ उंगलियों का दबाव डाले इसके चेहरे पर झुकने लगा। जब भी रुमाना ने खुद को किसी गिरफ्त में महसूस करके वो मुस्कुरा कर आंखें खोली। नजर जैसे ही अपने इतने करीब इसी कुंडे पर गई, वो हलक के बल चलाए जिसे बर वक्त वो तेले रखकर दबा गया था। विच तेरे को अपनी असली आवाज निकालनी जरूरी है क्या? मैं गुंडा हूँ तो इंसान। तेरी शक्ल इतनी मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ, तेरी भयानक आवाज तो मेरे को सीधा ऊपर पहुंचा देगी। और मैं अभी तेरे साथ गोल्डन आई बनाकर तेरा विच वाला रोग खत्म करके तुझे इंसान बनाना चाहती हूँ। फिर तेरे से 20 बरस बचे जाता हूँ और तू है कि मेरी ख्वाहिशात के साथ साथ मुझे भी मारने पर तुली है। वो इसकी फटी आंखों में झुकता शरीर आवाज में बोला कि इसके लबों पर जमे अपने भारी हाथ पर लब रखे। जबकि रुमाना तो इस गुंडे को यहाँ देखकर इसकी बातें सुनकर उस सदमे में चली गई थी, जबकि इसकी हालत को कहकर जब्त किया। मैं हाथ हटा रहा हूँ, चीखने की गलती मत करो, वरना फिर जो होगा वो देर से बर्दाश्त नहीं होगा। इसने वार्न करते हुए हाथ हटाकर इसकी शारक सुखलाई के रुमाना लरस उठी। तुम कमीने गुबार यहाँ क्या कर रहे हो? वो इसका हाथ अपने गर्दन से हटाती आग बरसाती लहजे में बोली। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे गया। अच्छा, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे गया। इसे मुस्कुराकर गुनगुनाते आंख की। शोर मिलने आया है, कोई खातिर तो वाजा कर। दिल बहला ये करने में तो तू माहिर है। वो इसकी गर्दन पर लब रखते दूर हुआ, सर्द आवाज में बोला कि बकवास करे हो नीच शख्स, दूर हटो मुझसे। रुमाना इसकी बातें तलाकर मजामत करती झटके से इससे दूर हुई। शोहर पास आया तो नीच हो गया। तू हवेली के लाडले स्पूत को अपनी जान मारी करने गई थी, वो कौन सा ख्वाब का काम था? मुकाबल धाड़ता हुआ इसके करीब आया, उस बैग पर पलटकर इसके ऊपर छा गया। दूर हटो कमीने आदमी। रुमाना इसको खुद पर झुकते देखकर इसके सीने पर हाथ मारती गिराई। वो शौक है ना तुझे दूसरों को अपनी जानिब प्राप्त करने का, दूसरों के सामने अपना आप पेश करने का। चल अब मुझे भी ये दावत दे। मुंह पर थप्पड़ मारता इसके जबड़े दबोचे इससे डबल गिराया था, जबकि रुमाना इसका वैसी रूप देखकर सहम सी गई थी। वो इस पर छाया या एक हाथ से इसके दोनों हाथों काबू किया, दूसरे से इसका चेहरा दबोचे हुए था। रुमाना कुछ बोलने के काबिल ना थी, जब भी वो पूरी शिद्दत से इसके लोगों पर झुकाई। इसके लम्स में बेतपना गुस्सा था कि वो पूरी तरह इसके लबों को जख्मी कर गया था। तकलीफ के बायस रुमाना इसके आसार में फड़फड़ा थी। वो सख्त मजामत
पर सर्द गर्म थी, जबकि वो इसके हर मुज़ाहमत के बदले इसके लबों पर पकड़ा बढ़ाता ही न बुरता जख्मी करता सारा गुस्सा और नफरत इसमें उंडेर रहा था। रोमाना सांसों के लिए तड़पती जल मछली की तरह पड़ी थी। थक हार के वो मुज़ाहमत तय कर गई, जबकि आंखों से आंसू टूट के बालों में जज्ब हो रहे थे। कुछ देर बाद वो अपनी मनमानी करने के बाद दूर हुआ और इसे देखा। रोमाना का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो गया था, जबकि निचले होंठ पर वाज़ेह कट का निशान था। साथ ही दांतों के निशान भी मकीन थे, जबकि वो निडाल से पड़ी थी, गोया सारी सख्त खत्म हो गई थी। रोमाना ने हकारत की निगाह से इसे देखा, बगैर साथ में दूर हो गई। वो आपके पूछ से लबों को रगड़ती फंकारी, लोगों की बाहों में गिरना तेरे लिए ज्यादा ठीक है। उस वक्त ने हुकूम का मुतालबा किया तो बगैरत हो गया। वो उसके बाद मुट्ठी में जगह इसके खून छिलकाते लबों को फोकस में नागवारी से बोला, क्यों आए हो यहाँ? दफा हो जो यहाँ से। वो अपना मुंह दूसरी जानिब करती हकीकत अमीज लहजे में बोली, तेरे को लेने आया हूँ, उठ चल मेरे साथ, हमारे घर जाकर तुझे अपनी गैरत के मुजाहिरे दिखाऊं। वो इसके ऊपर से हटता इसका बाजू घसीटते बोला, छोड़ो मुझे घटिया इंसान। वो इसके वैशीपन पे चलाई, बकवास बंद कर अपनी, वो सख्त लहजे में बोला और साइड पर पड़े इसके दुपट्टे से इसके हाथ पीछे करके बांध लिए। ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। जलील आदमी छटाक इसकी जुबान को ब्रेक मुकाबिल के दूसरी बार उठते हाथ ने लगाई थी। इसका जोरदार हाथ रोमाना की दूसरी गाल पर भी निशान छोड़ गया था। अपनी जहरीली जुबान को लगाम दो, वरना मैं इस गुदे से खींच लूंगा। वो उसकी आंखों में देखकर जहरखंद लहजे में बोला और अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर इसके पांव भी बांध दिए, जबकि रोमाना सांस रोके इसे ही देख रही थी, जो इसे गोद में उठाए कमरे से बाहर निकला। नीचे उतारा, कहाँ नहीं जा रहे हो मुझे? वो सर से इसके शाने पर मारते गुस्से में इंतहा पर पहुंची। तो तू शुक्र कर कि तेरे मुंह पर टेप नहीं लगाई। अब मेरे को तेरी आवाज न सुनाई दे, वरना इधर पटक दूंगा। वो गहराई और तेजी से जाने उतरने लगी। सादिया जो लाउंज में बैठी फोन पर मसरूफ थी, धप की आवाज पर पलट कर देखा। सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें फैल गई। जब झटके से वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मोरे मोरे बचाए मुझे इस दरिंदे से। रुमाना बंधे हाथों की वजह से बेबसी रोती हुई अपनी माँ से बोली। सादिया ये देख परेशान से खड़ी समझने की कोशिश में थी कि रुमाना की इल्तिजा पर इसके वजूद में आग सी भर गई। कौन हो तुम? छोड़ो मेरी बेटी को। वो एकदम चिल्लाती इनकी तरफ बढ़ी। हाय आपका दिमाग, और अपनी बीवी को लेने आया हूँ, वो काबिल दांतों की नुमाइश करता बोला, जबकि इसकी बात पर सादिया की आंखें बाहर उगलने को थी। ऐसा दिमाग इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कभी कोई गुंडा इसका दिमाग बने। नहीं, मोरे बकवास कर रहा है। मैं रुमाना नफी में सर हिलाती बोली, जब चुप कर शांतड़ी। ये बकवास तू कर रही है, मैं नहीं। बीवी है ये मेरी। तेरी बेटी ने खुशी से मुझसे निकाह किया। उसने निकाह से रुमाना को घूर कर सदी को बताने लगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? झूठ बोल रही हो तुम, छोड़ो मेरी बेटी को। सदमे से सादिया बोली, इसके गाल पर रसीद करते रुमाना के हाथ खोलने की कोशिश करने लगी। अगर नहीं चाहती मैं इधर तेरे सामने ही गोल्डन लाइन की बजाय गोल्डन दिन बनाऊं तो 10 कदम दूर रहे। इसके लहजे में वो जिस लहजे में बोला, सादिया डर कर सराहत से दूर हो गई। तभी इसने रुमाना को सोफे पे पटक कर मोबाइल से फोन कॉल कर कोई वीडियो चलाकर इसके सामने की। सादिया ने डर के फोन थामा। वो रुमाना उसके निकाह की वीडियो थी, और इसके निकाह के बाद कई बार वो तेरी बेटी से मैं मिल चुका हूँ, और अब मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। सादिया की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। नहीं, मुझे झूठ बोल रहा है। मैं इस निकाह को नहीं मानती। मैंने ये निकाह जान छुड़वाने के लिए किया था। ये वही गुंडा है जिसने मुझे अगवा किया था। रुमाना चिल्लाई, मैं भी नहीं मानती इस निकाह को। और सादिया ने फोन फर्श पर फेंक दी। रुमाना की जानिब आई, तेरे मानने न मानने से क्या होगा? ये मेरी बीवी है, और जब तू नानी बनेगी तो अच्छे तरीके से हमारे रिश्ते को समझ जाएगी। वो मुस्कुरा कर अपना फोन उठा कर जेब में रखता है इसके पास आया। बेरहमी से रुमाना को टांग से घसीट कर सादिया से दूर करते अपने गोद में उठाया। वो दोनों माँ बेटी चिल्लाती चीखती रही, पर वो इनसे पर्दा रुमाना को लेकर बाहर की जानिब बढ़ा। अनसुनी करते रुमाना को बाहर को बढ़ा। सादिया ने गार्ड को आवाज़ें दी, पर कोई भी अंदर न आया, जैसे वो भी मुकाबिल के साथ थे। किसको ना पाकर वो खुद इनकी जानिब बढ़ी, और मुकाबिल ने गर्मी निकालकर रुमाना की कनपट्टी पे रखी। इज्जत और शांति से बेटी को रुखसत कर, वरना इधर ही इस शैतान का दिमाग उठा दूंगा। वो पंखाड़ा था कि सादिया वहीं रुक गई, जबकि
रुमाना ने बेबसी से अपनी मोटर की जानिब देखा। देखते ही वो रुमाना को लेकर इस हवेली से निकल गया। गुल की रुखसती हो चुकी थी। खबर घर ले जाना चाहता था, पर गुल की हिफाजत की खातिर फिलहाल खबर और गुल को हवेली में रोक के रखा था। खबर और गुल की ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो अपने शोहर को तमाम हुकूक दे चुकी थी। 4 दिनों में दोनों में मोहब्बत उजागर हो गई थी। शायद रिश्ते का कमाल था, वो दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। खबर ने इसको जमीन खान और फरोज के मुतालिक बताया था, जिससे सुनकर वो उदास सी हो गई थी। खबर ने ये भी कहा था कि अब अगर वो चाहती है तो जा सकती है, पर गुल ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अपने बाप की शक्ल नहीं देखने को भी रवादार ना थी। हाँ, अलबत्ता अपने अमूरों के लिए फिक्रमंद थी। खबर ने यह भी बताया था कि इसका बाप पागलों की तरह इसकी तलाश कर रहा है, पर गुल को कोई परवाह नहीं थी। रुशाने से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो हर वक्त इस वक्त रुशाने और बीजान के पास गुजारती थी, जबकि खबर शम्स के साथ इलाके में होता था। 2 दिन में ही वो दोनों काफी घुल मिल गईं और इसे ये भी लोग बहुत अच्छे लगे थे। और सबसे ज्यादा अच्छा तो खबर लगा था। वो अक्सर अपनी किस्मत से डरती थी, जैसे इसके बाप ने गलत काम है इसकी वजह से वो भी कहीं इस अनदेखी आग में ना झुलस जाए। 1-2 बार तो इसके बाप ने फ्रेंड्स से इससे शादी ख्वाहिशमंद भी हुए थे कि तब इसकी माँ ने खूब गुस्सा किया और इन लोगों को घर चुपाया, जिसके बाद फिरोज ने बुरी तरह अपनी बीवी को पीटा था। वो पैसे की लालच में अपनी बेटी को किसी भी किरदार आदमी के साथ निकाह करवाने पर तैयार था, फिर भले इसकी माँ का हो। वो खुद मार पीट कर बर्दाश्त कर लेती, पर अपनी बेटी को इन गलत हाथों में जाने से बचाती थी। गुल छोटी हवेली के तमाम अफराद से ये सब बातें बता चुकी थी, जिसके बायस इनके दिलों में फिरोज के लिए मज़ीद नफरत बढ़ गई थी और गुल को अपनी बेटी समझकर इसको भरपूर तसल्ली दे रहे थे और इसके खबर के रिश्ते को कायमो दायम रहने की दुआ दी थी। गुल की अली से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अली से छोटी बहन मान चुका था और गुल को अपनी तरफ करके खौबत को खूब तंग करता था, जिसका बदले खबर मौका मिलते ही गुल को दबोच कर सीने में कैद करता और अपने अंदाज में लेता था कि गुल शर्मा के इसकी गर्दन में चेहरा छुपा लेती। छोटी हवेली की बड़ी हवेली वाले भी 2 बार आकर गुल से मिल चुके थे, जबकि निमरा में मिल गई थी। खबर और अली की में नोकझोंक अरूज पर थी। खबर अली को सुलगाने की खातिर जानबूझकर लबों पर मुस्कुराहट सजा लेता। अली देखकर करता अपनी शादी की रोने रोता रहता और फिर अली की दहाइयाँ छोटी हवेली के साथ साथ बड़ी हवेली में भी कहकी की मौज बंदी थी। अभी वो सब लाउंज में बैठे थे कि अली रुशानी और गुल को निमरा को तंग करने की रदवा सुना रहा था। इनको हंसता देखकर अयूब खान और बीजान भी दूर पाठ के रिश्तेदारों का कोई मौजू खोले बैठे थे, जबकि शम्स और खबर आज की CM मीटिंग के हवाले से कोई बात कर रहे थे और साथ ही खबर को कोई फाइल देखा था जो शम्स ने ही इसे रेडी करने के लिए कहा था। तभी मुलाजिम ने फिरोज खान की आने की इत्तला देकर सुनकर गुल परेशान हो उठी। बाकी भी सबका भी गुल जैसा ही हाल था। रिलैक्स मैंने बुलाया। शम्स की भारी आवाज गुल जी क्या लाला बाबा मुझे ले जाएंगे? डर के गुल बोली। आपकी मर्जी के बगैर वो ले जाने की हिम्मत नहीं रखती और मैंने ही इनको बुलाया कि वो आपसे रूबरू आपकी बात सुन ले। आप पर किसी किस्म का दबाव ना पड़ने, नहीं डरने की जरूरत है। आप जो चाहती हैं वही होगा। आपने कहा है कुछ देर तक खबर के साथ आप मतान खाने आ जाएं। शम्स पुरसुकून अंदाज में कहता गहरी नजरों से रुशाना को देखता मतान खाने की जानिब जाने के लिए बाहर की जानिब बढ़ा था। कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को वार्न करने की? शम्स के मतान खाने में कदम रखते ही फिरोज हत्ते से उखड़ जाता। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी हमारे साथ खेलने की? शम्स सराज से इसकी गर्दन दबोच कर नीची आवाज में धड़क के फिरोज को अपने आप घुटता महसूस हुआ। वो सब मेरे बाप ने किया था। मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं। इसकी सजा तुम मेरे बाबा को दे चुके हो। मैं जानता हूँ तुमने मारा है मेरे बाप को। वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन से लिपटे इसके हाथ को दूर करने की कोशिश करता, तो घुटती घुटती आवाज में बोला था, इसने जो बोया वो काटा। अब तुमने भी जो कुछ किया है इसके बदले में अपनी बेटी की नफरत सहोगे। शम्स नखोश से झटक कर दूर हुआ और पुरसुकून अंदाज में सोफे पर जा बैठा। क्या मतलब है तुम्हारा? फिरोज खान अपनी गर्दन से उलगाता है कर बोला। मतलब ये तो तुम्हारी बेटी अब अपने घर की हो चुकी है, शादी हो चुकी है इसकी। शम्स ने मुस्कुराकर इसके सर पर बम फोड़ा। जब गुल चादर में लुटी
खबर के साथ आई मतान खाने आई। गुल, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? नहीं। शम्स खान क्या कह रहे हैं? मुझे बुलाओ। इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कहा तो नहीं? गुल को देखकर फिरोज खान इसकी जांडी लपका इसके सर पर हाथ रखे शदीद परेशानी से सवाल किया। जी मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये लोग अब जैसे हरगिज नहीं है। इन्हें बेटी की पहचान है और इज्जत करना भी आप आती है, ना कि आपकी तरह जो बेटियों को भेड़ बकरियां समझते हैं। गुल इसका हाथ सर से हटाती भरमी से बोली कि फिरोज खान ने हैरत से इसकी ये हरकत देखी। गुस्ताख, अपने बाप के सामने जबान चलाओगे? फिरोज शम्स के सामने अपनी ही बेटी से हुई बेइज्जती पर वापस बाहर होता चला गया कि इसका हाथ उठा, जिससे खावर ने साथ से हवा में ही पकड़ लिया कि इसकी कोशिश नाकाम बना चुका था। मेरी बीवी पर हाथ उठाने की सोचे कभी मत। खावर ने स्पार्टक अंदाज में कहकर इसका हाथ नीचे किया और गुल के गिर्द सार बनाकर चट्टान की तरह इसके सामने हो गया। जबकि खबर के अंदाज और लफ्ज बीवी पर फिरोज सख्ते में आ गया था। अपने दिमाग से नहीं मिलोगे फिरोज खान, इसके चलते को शम्स के कड़कदार आवाज में दौड़ा था। बस 7 लड़की हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं और तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर दुश्मनों के घर में रह रही हो। फिरोज खान खोलता इसकी जानिब लपका। बस दूर रहे मेरी बीवी से। खबर सहमी गुल को अपने पीछे करता फिरोज की राह में हाल हुआ। तुम बकवास बंद करो, अपनी बेटी है वो, बाप हूँ मैं इसका। किस हक और किस इजाजत से तुमने इसका निकाह किया है? फिरोज खान को फिर फांसी दबोचे बोला, मेरी अपनी मर्जी थी बाबा, और मुझे पूरा हक है अपनी मर्जी के इंसान से शादी करने का। गुल खावर की कमीज पूछ से मुट्ठी में जकड़े जरा सा सर निकालती बोली, जबकि फिरोज खान की आंखों में इसके लिए बेहद गुस्सा दर आया था। इसकी बेटी ने इसकी बेइज्जती कर डाली थी जो इसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। देख लिया फिरोज खान, तुम्हारे काले करतूतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करने लगी है और हमने इसे अगवा नहीं किया। बेशक तुम पूछ सकती हो। शम्स ने इसको गलत साबित करते कहा, क्या खनास भरा है तुम लोगों ने मेरी बेटी के दिमाग में, और तुम होते कौन है इसकी शादी करवाने वाले? इसका बाप जिंदा है, गैर वली की शादी नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता इस निकाह को। चलो गुल मेरे साथ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे की सजा तुम्हारी माँ को भुगतनी पड़ेगी जिसने तुम्हारी इतनी गंदी तरबियत की है। आज बाप को रुस्वा कर चुकी हो। फिरोज था इससे कहा बर्दाश्त हो रहा था ये सब। खबर मेरे शोहर हैं और इनसे निकाह मैंने अपनी मर्जी से लाला को अपने भाई अपना वली बना कर किया है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने शोहर के घर इनके साथ रहूंगी। आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही मैं आपकी बात मानूंगी। अगर आपने मूरे को कुछ भी कहा तो मैं मूरे को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगी। इतने सालों आपने हमें दिया ही क्या है? मुझे कभी बाप होने का साथ दिया, ना कभी शफकत भरा हाथ रखा। मुझे आपको सारी जिंदगी मारते पीटते करते आए हैं। आप कितने बेबे रहम है ना बाबा, मैं इकलौती बेटी को बाप वाला प्यार दे सके, ना ही अपनी बीवी से मुफ्ती से रह सके। गुल रोती हुई अपने बाप के सामने आती इसके हाथ पकड़कर रोती बोली, खुदारा आप अपनी बेटी को खो देने के बाद अपना सुख दुख का आखिरी रिश्ता खुद से जुदा मत होने देने। जरा सोच कर देखें आपने हमारे साथ क्या है। आपको एहसास हो जाएगा। और पापा, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर किया आपने ना क्या मैं घर से नहीं भागी। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। इन लोगों ने आपकी बेटी को इज्जत बचाकर इसे अपमान होने से बचाया है। ये इज्जत के मुहाफिज बाबू एक भाई के रूप में तो एक शोर के रूप में। वो हिचकियों से बोली, अगर इस दिन ये ना होते तो शायद आप मेरे कुल पड़ चुके होते। सबको अपने जैसा न समझे बाबा। दादा जाने आपके दिल में इतनी नफरत भरती है कि आपको हर कोई अपना दुश्मन लगता है। आपको क्यों नहीं सब के साथ मिलकर रह सकते? क्यों सबसे बैर पार रखे हैं? उम्र के इस हिस्से में आपके दुश्मन उंगली फेर रहे हैं। आपसे क्या मिला इन सबसे? आपने दादा के गलत फैसलों से सारी जिंदगी इनसे दूर रहकर परदेश में गुजारती। क्या मिला आपको? या फिर इनको मिट्टी में दफन करके वो लड़ते लड़ते क्या ये दुश्मनियां खरीद कर एक लम्हे सुकून का मुयस्सर नहीं आपको? आप ये सब करें बाबा, छोड़ दें सब अपने रिश्तेदारों को वक्त दें। मोरे को देखें जो आपके जाराना रवैये के बाद भी आपके साथ रह रही हैं। अपनी बेटी को देखें जो अपने बाप के लिए प्यार के लिए तड़प रही है। बचे कुछ 2 रिश्ते बचे हैं आपके पास, प्लीज इन्हें मत गवाएं। बाबा, मैं अपने बाबा को अकेला और टूटता हुआ नहीं देख सकती। मैं अपने पापा को रूप बनना चाहती हूँ, अपने पापा की लाडली बेटा बनना चाहती हूँ, आपका बेटा बनना चाहती हूँ। प्लीज पापा, सब छोड़ कर भूल जाए, मुझे माफ कर दें।
मुझे माफ़ कर दें बाबा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो शिद्दत से रोती वहाँ से निकल गई। इसके पीछे ख्वाबा भी चला गया। जबकि फिरोज मिट्टी का बुत बना खड़ा था। आज पहली बार इसे किसी ने आईना दिखाया था। वो साफ हो गया था। सच्ची तो कहा था गुल ने। एक एक लफ्ज़ सच था। इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। शम्स एक नजर इसे देखकर मुर्ताज़ खाने से बाहर निकल गया था। जबकि पीछे फिरोज नडाल से सोफे पर ढह गया।